नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चाइना भारत के अंदर बड़े नेताओं को खरीद रहा है और खरीदने की कोशिश कर रहा है। यह सनसनीखेज खुलासा जिस व्यक्ति ने किया है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जब से यह खुलासा हुआ है तब से हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया है पहले उसका नाम जान लीजिए। लोबसांग सांगे उनका नाम है और चीन की जो निर्वासित सरकार है, भारत से चलती है या भारत में रहती है, उसके ये प्रधानमंत्री रहे हैं और इंटेलिजेंस के बड़े आदमी माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर कौन बड़ा पॉलिटिशियन है जिसको चाइना खरीदने की कोशिश कर रहा है या खरीद रहा है या इन्फ्लुएंस में ले रहा है। कौन सा पत्रकार है, कौन सा बुद्धिजीवी है, कौन सा एनजीओ है, कौन सा यूट्यूबर है जिसको चाइना खरीद रहा है या खरीद चुका है या फंडिंग कर रहा है उनको बड़े पैमाने पे। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, ये मैं नहीं खुलासा कर रहा हूं, ये सांगे साहब कह रहे हैं भारत के नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके। इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है और एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि ये चाइना का आज का काम नहीं है, ये पहले का काम है। इसी तरह उसने तिब्बत से हमको भगाया, इसी तरह उसने मंगोलिया में किया, इसी तरह उसने हमारे पड़ोस नेपाल में किया, उसने इसी तरीके से वो तमाम देशों में ट्राई करता रहता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि मामला क्या है और ये कितना गंभीर है। भारत के बड़े राजनेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहा है चीन। किसने दी बड़ी चेतावनी? डॉक्टर लोबसांग सांगे ने कहा कि नेपाल में एक पार्टी चीन समर्थक है, दूसरी भारत समर्थक है। श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में भी चीन ने सत्ताधारी तैयार किए हैं। अच्छा, अब यही रुकते एक बात समझते हैं। अमेरिका सत्ता परिवर्तन करने के लिए या किसी देश पे अपने इंफ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दो काम करता है। वो एनजीओ और एनजीओ गैंग तैयार करता है और उनसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह करवाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिसमें बहुत सारे हमारे देश में इस तरीके का जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगना हो, कोई बड़ा बांध बनना हो या कोई इस तरीके का विकास का काम होना हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो आज सभी लोगों ने देखा है। चाइना ये सब काम नहीं करता, चाइना दूसरे हिसाब से काम करता है। चाइना क्या करता है कि वो अपना ही पॉलिटिकल विंग तैयार करता है। चाइना को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिशियन करते हैं, तो उन्हीं को अपने इन्फ्लुएंस में ले लो, उन्हीं को अपने कैप्चर में ले लो, उन्हीं को फंडिंग कर दो और उस बात का प्रचार, चाहे वर्तमान में सरकार हो जो चाइना प्रो चाइना ना हो या चाइना का समर्थन ना करती हो या चाइना की बात ना करती हो, मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे दुनिया के संदर्भ में कह रहा हूं। तो वो दूसरा काम क्या करता है कि बुद्धिजीवी और पत्रकारों के द्वारा उस चीज को काउंटर करवाता है। अब जैसे भारत में आप देख लीजिए, एक चीज बहुत साफ साफ दिखाई देती है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भारत की वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार कोई भी बिल लेकर के आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा है खराब है, वो बाद में जज होता है, उसके विरोध में यहां बहुत सारे पत्रकार उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं, उसका प्रॉस कौन जाने बिना ही लगातार उसके ऊपर बोलेंगे इससे फायदा नहीं होगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और अब तो पॉलिटिशियन भी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। इसको क्या समझा जाए और किस तरीके से समझा जाए, ये आप लोग इस पे अपना मंतव्य रखिएगा, अपना विचार रखिएगा। पाकिस्तान में भी सभी बड़े राजनीतिक दल चीन का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में एलिट लोग, अब आप देखिए पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है वर्तमान में, और पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन है वो चीन के इन्फ्लुएंस में है। और एक पॉलिटिशियन चीन के इन्फ्लुएंस को और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो जेल में है। उसका नाम है इमरान खान, हालांकि वो भी इन्फ्लुएंस था चाइना से, लेकिन वो जेल में है क्योंकि उसने अमेरिका को भी मानने से इनकार कर दिया और उसने चाइना को भी मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका भी खेल समझ लीजिए। वहां स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ पहले, फिर वो प्रोटेस्ट बड़ा बड़ा हुआ, और ये पैटर्न किसका है? ये पैटर्न है अमेरिका का, ये पैटर्न है सीआईए का।
चाइना ने जब नेपाल के अंदर ये सब कुछ किया तो वहां उसने पार्टी खड़ी कर दी और कम्युनिस्टों के नाम पे ही 4 पार्टी खड़ी कर दी और वही मिलकर के आपस में सत्ता में आते रहे, जाते रहे, चीजें करते रहे। फिर वहां सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ? प्रोटेस्ट के माध्यम से हुआ, है ना? और इसी तरीके की कोशिश अभी हमारे लेह में करने की कोशिश की गई, लेकिन सीआरपीएफ ने इतना कूटा है कि उसके बाद वो सब जेएनजी और प्रोटेस्ट वोटेस्ट सबको समझ में आ गया है। इसको बैकिंग कौन भारत की बड़ी पॉलिटिशियन पार्टी कर रही है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉलिसी को लेकर के अमेरिका में जाकर के चाइना की तारीफ कौन करता था? भारत का बड़ा पॉलिटिशियन राहुल गांधी। इसमें कुछ कहना सुनना नहीं है, ये साफ साफ दिखाई देता है। और जो ये कह रहे हैं उस बात से ये बात मैच करती हुई दिखाई देती है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व प्रमुख डॉक्टर लोबसांग सांगे ने चीन को लेकर के कई सनसनीखेज दावे किए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चीनी दूतावास के अधिकारी भारत में राजनेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी चल रही है। हालांकि इसे लेकर के चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने भारत के नेताओं से चीन के प्रयासों को लेकर के सतर्क रहने को कहा है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीन नेताओं, बुद्धिजीवियों, कारोबारी, पत्रकारों और अब तो यूट्यूबर को भी खरीदते हैं। ऐसे में उन्होंने तिब्बत, शिजियांग और मंगोलिया में घुसपैठ की थी। ऐसा ही वो भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए चीनी दूतावास के कार्यक्रम पर नजर डालिए, देखिए वहां कौन कौन गया था। आपको नेताओं, कारोबारी और अन्य लोगों की तस्वीरें मिलेंगी। सभी को नहीं खरीदा गया है, लेकिन चीनी कोशिशें जारी हैं। अब तो भाई इस बात पे रिसर्च होनी चाहिए और ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता भारत की सरकार को नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है हमारे देश की रॉ को पता होगा, हमारे देश के सत्ता चलाने वाले लोगों को पता होगा, लेकिन पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि चीनी दूतावास में भारत का कौन कौन पॉलिटिशियन गया था और कौन कौन बिजनेसमैन गया था और क्यों गया था। हम ये नहीं कहते कि सबको शक के निगाह से देखिए, लेकिन कम से कम सब पे नजर तो रखिए। अच्छा, और क्या कहते हैं? इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने नेपाल में एक पार्टी चीन का समर्थन करती है, दूसरा भारत का समर्थन करती है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव में भी उन्होंने सत्ताधारी तैयार किए हैं, पाकिस्तान में भी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये कोशिश साउथ एशिया से आगे भी जारी है। डॉक्टर सांगे ने कहा कि मैंने यूरोप के कुछ मंत्री देखे हैं जो सिर्फ चीन की तारीफ करते हैं। जब मैंने इनकी बात को जांचने की कोशिश की तो मुझे भी यह लगा कि हाँ, बहुत सारे यूरोप के नेता जो चाइना की तारीफ करते हैं, और वो क्यों करते हैं यह भी ये बताते हैं। वो कहते हैं कि चीन की तारीफ इसलिए करते हैं कि बाद में वो किसी चाइनीज कंपनी में डायरेक्टर बन जाएंगे जहां उनकी सैलरी $1 लाख या उससे अधिक होगी। कुछ मामलों में तो ये $8,88,000 से भी ज्यादा सालाना मिलते हैं। चीन इस तरीके के से प्रभाव को खरीद लेता है। उन्होंने भारत के राजनेताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल, विपक्ष, बिजनेस लीडर, पत्रकार सभी को सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी खरीद में चीन का एजेंडा पूरा हो रहा है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वह किसे खरीद रहा है। मतलब वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को भी कोशिश करता है खरीदने की। अगर उसका हित पूरा हो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसे खरीद रहा है, किसे नहीं खरीद रहा है। मतलब उसको अपना हित देखना है सिर्फ। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा आरोप है नेशनल टीवी पर बैठ करके, और इसके ऊपर अच्छा, तिब्बत की निर्वासित सरकार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है दुनिया के किसी भी कोने में तो उस पे चाइनीज रिएक्ट जरूर करते हैं। इनकी बात को आज 2 दिन हो गया, इस पे चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि देखिए भाई, ये जो पुतिन और जिनपिंग और मोदी जी का ये जो गठजोड़ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में और ट्रंप के बकवास करने में हुआ है, तो हमारा मित्र तो नहीं है चीन। ठीक है, व्यापार है, चीजें हैं, जियोपॉलिटिक्स है, उसको साधना है, तो वो सब सारी चीजें। मैं डे वन से कह रहा हूं कि भारत का मित्र चाइना हो ही नहीं सकता है, भारत का मित्र अमेरिका हो ही नहीं सकता है। भारत जिसके पैरेलल खड़ा होने की कोशिश करेगा वो भारत का मित्र हो ही नहीं सकता है। ये मतलब एक एक आउटलाइन है, और इसी बाउंड्री के अंदर जो कुछ होना है, जो कुछ घटित होना है वो होना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एक दोस्ती हो, चाहे जो भी चीजें हो। एक और चीज समझ लीजिएगा, चाइना और अमेरिका के ताकतवर होने में एक बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ताकतवर होता है डॉलर से, अमेरिका ताकतवर होता है हथियार से, अमेरिका ताकतवर होता है तेल से, अमेरिका ताकतवर होता है टेक्नोलॉजी से। चाइना के पास क्या है? चाइना ताकतवर होता है कॉपी की हुई टेक्नोलॉजी से और मैन्युफैक्चरिंग से।
बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करना जानता है चाइना। ऐसा नहीं कि चाइना की करेंसी पूरे दुनिया में मान्य हो गई, या चाइना इतना बढ़िया उन्नत किस्म के हथियार बना रहा है कि पूरी दुनिया उस हथियार को खरीद रही है। जरूर चाइना से कुछ लोग हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं, उसके इकोनॉमी का वो पार्ट नहीं है। मेन उनके इकोनॉमी का जो पार्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं होती आज के डेट में, क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका और यूरोप ने चाइना में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया कि वहां से जो वामपंथी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग और वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, ये खुद उखड़ गए और वहां पे वामपंथियों को उखाड़ नहीं पाए। आज चाइना मजबूत हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है अमेरिका ने बल्क में पैसा इन्वेस्ट किया चाइना के अंदर, बल्क में। आप देखिए ना, अच्छा हम लोगों के देश में गलतफहमी है कि चाइना सिर्फ बेकार माल ही बनाता है। नहीं भाई साहब, चाइना आपके परचेजिंग पावर के हिसाब से माल को डिस्ट्रीब्यूट करके डंप करता है। अब आईफोन भी तो चाइना में बनता है, बहुत सारी चीजें चाइना में बनती हैं, सब बेकार नहीं बनती हैं। उसको पता है कि ये वाला माल किस सेगमेंट में बिकना है, कहां जाना है, ये वाला माल कहां जाना है। और भारतीयों की एक लंबी आदत रही है, हैबिट रही है, या किसी भी डेवलपिंग नेशन की एक हैबिट होती है, या किसी गरीब देश की हैबिट होती है, को सस्ता में सामान खरीदना चाहता है। और सस्ता में सामान खरीदना चाहता है तो चाइना प्रोवाइड करा देता है, छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करा देता है। भारत में तो बहुत सारी चीजें रुकी, बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। खिलौना आता था वहां से, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आने लगी थी वहां से, चाइनीज झालर वहां से आने थे। इन सब चीजों पे धीरे 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 रोक लग गई, अब मार्केट में दिखने बंद हो गए। लेकिन अभी भी हमारी निर्भरता चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है, चाहे वो मेडिसिन की एपीआई हो, चाहे बड़ी हैवी मशीनरीज हो, वो सब हम चाइना से लेते हैं, क्योंकि हमारे यहां नहीं होता है। तो चाइना के हाथ में सारा बिजनेस उठा करके दे किसने दिया? जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक उन्हें पूरे मैन्युफैक्चरिंग को भारत के पूरा तहस नहस करके रख दिया था। इसमें भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब थोड़ा सा आगे आइए। 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के दौरे पे होते हैं राहुल गांधी। क्या कहते हैं? चीन की तारीफ करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कब्जा कर लिया है, वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं है। चीन को भी भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना होगा, तभी बेरोजगारी संकट से निपटा जा सकता है। बात तो ये ठीक है, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। मैं डेट को याद दिलाने के लिए इस कटिंग को लगाता हूं। चीन की धूरी धूरी तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भारत की कभी नहीं करते हैं। भारत में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी बीच में बहुत सारे चाइनीज पकड़े गए थे ना, कोर्ट ने भारत में छोड़ दिया उसको, है ना, अभी जमानत पे हैं वो सब। कई सारे यूट्यूबर है, सब गैंग पूरा पकड़ा गया था। खैर, भारत की जो जुडिशरी, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नया डेवलपमेंट सुनिए। क्या चीन भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा? चीन के राजदूत ने नए स्तर पर दोस्ती वाले बयान में कितना दम है? चीन का राजदूत कहता है कि भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो नए स्तर पर पहुंच गई है, नए स्तर पर पहुंच गई है। तो इसका पहला मानक ये होगा कि जब यूएन में अस्थायी सदस्यता की भारत की बात आएगी, अगर तुम समर्थन करोगे तब इसको माना जाएगा कि भाई दोस्ती में कुछ चीजें हैं। या ऐसे थोड़ी ना, बतौलेबाजी से थोड़ी ना होता है कि दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल नहीं। तो अगर चाइना भारत का समर्थन करता है तब तो बात में कुछ दम है। अगर विरोध करता है, हालांकि चाइना ही लगातार विरोध कर रहा है, अदरवाइज भारत परमानेंट मेंबर बन जाता। हालांकि मैं यूएन को बहुत कुछ मानता नहीं हूं, यूएन की कोई औकात नहीं रह गई है। यूएन आज तक कोई युद्ध एक रुकवा नहीं पाया। यूएन जिस लिए बना था उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूएन का फॉर्मेट 1945 वाला है और वो कभी बदला नहीं। और जब आप फॉर्मेट को बदलेंगे नहीं तो आपको कोई सीरियस लेगा नहीं, है ना। बाकी देखते हैं किस मसले पे क्या होता है, लेकिन ये तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा है और सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल को, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से समर्थन कर सकते हैं। जय श्री राम।